नॉर्मल फुटबॉल का ग्राउंड बड़ा होता है। ब्लाइंड फुटबॉल का ग्राउंड 20x40 होता है। साउंड के बेस पे खेलते हैं। इसमें जो बॉल होती है उसमें बेल्स होती है, अंदर साउंड होती है। ब्लाइंड फुटबॉल का सफर स्टार्ट हुआ 2023 में। सबसे पहले हमने जोनल्स खेला। ये नहीं मैटर करता कि तुमने कितना खेला है, मैटर ये करता है तुमने क्या खेला है। थोड़ा शॉकिंग था स्टार्टिंग में, क्योंकि अचानक से कैप्टन बैन बनाया था हमारे हेड कोच ने। इंडिया छाती में पहन के खेलते हैं, सीने पे इंडिया लेके खेलते हैं, तो बहुत अलग होता है खेलना। सबसे बड़ी बात कि उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो यहाँ इतना अभी गवर्नमेंट सपोर्ट है भी नहीं। उत्तराखंड से पहली लड़की हूँ जिसने ब्लाइंड क्रिकेट में सेंचुरी की है, तो हम दोनों वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया था, क्योंकि हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। एक चीज होनी चाहिए, स्टैंड लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है। और स्वागत आज स्पेशल इसलिए भी है, हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कैप्टन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैफाली रावत की। सैफाली 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी हैं और कई कंपटीशन में भी उत्तराखंड के साथ साथ देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हम सैफाली से जानेंगे उनका सफ़र और ब्लाइंड फुटबॉल सामान्य फुटबॉल से कितना अलग है और कितना थ्रिल इस गेम में है। सैफाली, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहला सवाल हमारी ऑडियंस को अगर समझना हो कि ब्लाइंड फुटबॉल सामान्य फुटबॉल से कितना अलग है और कितना मज़ेदार ये गेम है। सबसे पहले थैंक यू सो मच अमर उजाला, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जी, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है ब्लाइंड फुटबॉल और नॉर्मल फुटबॉल कैसे अलग है। सबसे पहले ग्राउंड का फ़र्क आता है। ग्राउंड नॉर्मल फुटबॉल का ग्राउंड बड़ा होता है। ब्लाइंड फुटबॉल का ग्राउंड 20x40 होता है। इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं नॉर्मल फुटबॉल में, लेकिन यहाँ होते हैं 5 साइड होता है ये। और बॉल में फ़र्क होता है, वाला लाइट बॉल होती है, उसमें देख के हम खेलते हैं नॉर्मल फुटबॉल। ब्लाइंड फुटबॉल में हम प्रॉपर आई पैच करके साउंड के बेस पे खेलते हैं। इसमें जो बॉल होती है उसमें बेल्स होती है, अंदर साउंड होती है। और जिन प्लेयर्स के पास बॉल नहीं होती है उन्हें वॉय बोलना पड़ता है, VO वॉय। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है आई एम हेयर। और इसका थ्रिल यहीं से है क्योंकि इसमें साइड बोर्ड्स होते हैं। नॉर्मल फुटबॉल में क्या होता है, साइड बोर्ड्स नहीं होता उसमें, मतलब थ्रोइंग होता है, इसमें थ्रोइंग का नहीं होता। इसमें थ्रिल है कि जितने भी है, जितने भी B1 प्लेयर है, B1 मतलब टोटली ब्लाइंड, वो आई पैच रखते हैं वेल तो। और एक गोलकीपर होता है जो कि फुल्ली साइटेड होता है। और जब एक B1 प्लेयर फुल्ली साइटेड को गोल स्कोर करता है, ये थ्रिल है। जितने भी प्लेयर हैं जिनके पास बॉल नहीं है उन्हें वो ही बोलना होता है, जिसके पास बॉल है उसे पहचानना होता है कि हमारी टीम का कौन है और दूसरी टीम का कौन। सैफाली, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। आप उत्तराखंड की पौड़ी ज़िले से आती हैं मूल रूप से। पहाड़ से निकलकर फिर फुटबॉल की बारीकियां सीखना, पैरों की जादूगरी सीखना और उस जादूगरी से देश के अलग अलग विदेश के अलग अलग कोने पे उत्तराखंड के साथ साथ देश का प्रतिनिधित्व करना, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और जब मैं गांव से देहरादून आई थी तो मुझे याद है, मैं छोटी थी उस टाइम पे। सबसे पहले मैं NIEPVD जो राजपुर रोड में ही है, वहाँ पे मेरी स्टडीज़ कंप्लीट किया मैंने। तो जब मैं क्लास 10th में थी, उसके बाद जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया था, तो उसके बाद मेरा एक सीनियर था दीपक सिंह रावत, उन्होंने मुझे कहा था कि स्पोर्ट्स खेलो, अच्छा स्कोप है। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर जब मैं 11th क्लास में गई तो मैं हॉस्टल में रहने लग गई थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने हमारे कोच नरी सिंह निराल सर, जो मेरे आइडल भी हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग करना शुरू किया। उन्होंने पहले मैंने स्टार्ट किया था एथलेटिक्स से। मुझे वैसे यूजुअली रन बिल्कुल नहीं पसंद, पर स्टार्ट वहीं से हुआ था मेरा। उसके बाद 2000 उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फुटबॉल का बोला कि फुटबॉल खेलो। इंडिया में उस टाइम पे नया ही था, अभी नया ही, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो फुटबॉल खेलो। तो जो भी बारीकियां हैं मैंने उन्हीं से सीखी है, सब कुछ उन्हीं से सीख रही हूँ। और 2023 से ब्लाइंड फुटबॉल का सफ़र स्टार्ट हुआ। 2023 में सबसे पहले हमने जोनल्स खेला, जो कि उत्तराखंड ने ही होस्ट किया था। उसके बाद उसमें हमारी टीम उत्तराखंड चैंपियन रही थी। उसके बाद हमने नेशनल्स खेला, जो कि झारखंड में होता, जमशेदपुर में, वहाँ पे भी हमारी टीम चैंपियन रही थी। उसके बाद फिर कोची केरला में कैंप हुआ था, नेशनल कैंप, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी जो बर्मिंघम में 2023 में, वहाँ के लिए सिलेक्शन होने थे। तो ट्रायल्स में मेरा नाम था, तो वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए और इंडिया टीम के लिए पहली बारी में जाके सिलेक्ट हुई थी। पर जब मैं उस वाले टूर्नामेंट में गई तो मेरा वो टूर्नामेंट इतना ख़ास नहीं था।
मतलब देखा जाए तो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कम खेली थी उसमें। मैंने सिर्फ अर्जेंटीना के साथ खेला था, मुझे याद है, थोड़ी देर के लिए खेला था। तो मैं रोज़ सर को कॉल करती थी, मतलब वीडियो कॉल करके बता देती कि ऐसा रहा गेम, ऐसा रहा। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, वो टूर्नामेंट मिल गया कहीं ना कहीं। और फिर सर ने बोला यहाँ आजा। उस टाइम पे ऐसा चल रहा था, नहीं हो गया सर, क्या है, क्या ही है ये सब। उसके बाद सर ने बोला नहीं आजा, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तब सर ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी। सर ने बोला फिर ये तो फिर भी काफ़ी अभी स्टार्टिंग है, तो आप अभी और भी चांसेस मिलेंगे। और सर ने मुझे ये कहा था कि हम ये नहीं मैटर करता कि तुमने कितना खेला है, मैटर ये करता है तुमने क्या खेला है। और जब तुम्हें चांस मिला है तो तुमने उस चांस को कैसे कंट्रीब्यूट किया है, तुमने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद फिर जब मैं देहरादून वापस आई, मेरे घर वालों ने ढोल वगैरह बजा के मेरा स्वागत किया था वहाँ पे। और घर वालों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, स्पेशली पापा को, कि आपकी बेटी बाहर खेल के आ गई। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनका बच्चा, जो वो खुद भी पौड़ी गढ़वाल से है, तो उनका बच्चा बाहर दूसरी देश में जा रहा है, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था, मेन स्टार्ट मेरा वहाँ से था। वहाँ से आने के बाद फिर तब से मैं, सर और हमारे जितने भी प्रैक्टिस पार्टनर हैं सब मिलके कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे भले ही चाहे सफ़र छोटा हो, लेकिन अचीवमेंट बड़ी है। आप 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी हैं इंडिया के लिए। उन 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी कैसी यादें रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना इम्पोर्टेंट है किसी एक खिलाड़ी के लिए, एथलीट के लिए, देश के लिए खेलना? सबसे पहले 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो एक 2023 में हुई यूके बर्मिंघम में, और एक 2025 में हुई देहरादून, वो देहरादून बोर्ड में, केरला, कोच्चि केरला में, इंडिया में। इंडिया ने इसे होस्ट किया था। इसमें सबसे पहले फ़र्क था ना कि जो पहला वाला मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड वाला जो मैंने खेला उसमें एक था, सबसे पहले मुझे कैप्टन बैंड बना दिया गया था, जो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था स्टार्टिंग में, क्योंकि अचानक से कैप्टन बैंड बनाया था हमारे हेड कोच ने। हेड कोच सुनील जे मैथ्यूज है, अचानक से कैप्टन बैंड बनाया। और काफ़ी फ़र्क था इन दोनों टूर्नामेंट में, क्योंकि एक में जहाँ पे मुझे प्लेइंग नहीं मिल रही थी, खेलने के लिए नहीं मिला था, दूसरे टूर्नामेंट में मुझे खेलने के लिए नहीं बल्कि कैप्टन बैंड मिला था। और सबसे बड़ी बात, सारे मैचेस मैंने पूरा खेला है, अंदर पूरे 40 मिनट खेले। और जब हम इंडिया छाती में पहन के खेलते हैं, सीने पे इंडिया लेके खेलते हैं, तो बहुत अलग होता है खेलना जी। सैफाली, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी कि पैरों की जादूगरी, जब आपने शुरुआत में बताया कि पौड़ी से जब आप देहरादून आई तो बड़ी मुश्किलें हुई इस शुरुआत को करने के लिए, और आप देश के विदेश के अलग अलग जगहों में खेल के भी आ चुकी हैं। कितना डिफरेंस देखती हैं जो अपने शहर में, अपने स्टेट में आपको जो फैसिलिटी मिलती है खेलने के लिए? क्या आपको लगता है ऐसा कि और बेहतर होनी चाहिए, जो फैसिलिटी सुविधाएं आपको दी जा रही है या उपलब्ध कराई जा रही है, अगर वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाए तो और बेहतर हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर पाएंगे? हाँ, अगर वैसे तो अगर हम फॉरेनर्स और यहाँ का ज़्यादा वो कर नहीं सकते अभी, कंपैरिजन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इतना क्रेज़ है नहीं। जी। फॉरेन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ब्लाइंड फुटबॉल का, वहाँ पे लोग काफ़ी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो यहाँ इतना अभी गवर्नमेंट सपोर्ट है भी नहीं। और हाँ, अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे, प्लेयर्स ज़्यादा होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और इंडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी कि जब आप पढ़ाई कर रही थी, अभी आपकी 12th हो गई है, कैसे मैनेज करती थी आप पढ़ाई के साथ साथ आपका अपना स्पोर्ट्स? मैनेज करने जैसा तो कुछ था ही नहीं, मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको, क्योंकि आप कब ट्रेनिंग करते हैं, एक सुबह हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो 5 से 7 के बीच में, और इवनिंग में भी ऐसे ही चलता है 4 बजे या 4:30 से 6-7 के बीच में। तो काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। और बल्कि जब से मैंने स्पोर्ट्स अच्छा किया, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर ऐसा लगा कि नहीं स्पोर्ट्स की वजह से टाइम कम जा रहा है, नहीं, अच्छा है। मतलब दोनों एक साथ करना, माइंड काफ़ी शार्प हो जाता है और मज़ा आता है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इजी लगने लग जाती है आपको, ग्राउंड से ज़्यादा इजी, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉल सुनना, समझना, गेम के टैक्टिक्स समझना, और पढ़ाई तो उसमें लिखी है ना। हाँ, बिल्कुल। सैफाली, एक सवाल ये भी कि अगर सैफाली फुटबॉलर नहीं होती तो फिर सैफाली क्या होती? और क्या होती इसके साथ-साथ आपका बचपन का कोई सपना जिसमें आपने सोचा हो कि मुझे इस पे करियर बनाना है?
ऐसा कुछ? पहले तो थैंक यू सो मच नरेश सिंह दयाल सर, क्योंकि अगर शेफाली रावत यहाँ नहीं होती तो मुझे भी नहीं पता शेफाली रावत कहाँ होती। शेफाली रावत चाहे जहाँ पे भी होती, टीम इंडिया की कैप्टन नहीं होती और ब्लाइंड फुटबॉल नहीं खेल रही होती। सो सर थैंक यू सो मच, और मेरे घर वालों को भी। और सपने वगैरह मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो गो विद द फ्लो में चलने वाले इंसान हूँ, कि जो होगा सामने होगा देखा जाएगा, करते रहो वाला। तो नहीं जानती कि मैं अगर अभी फुटबॉल नहीं खेल रही होती तो क्या करती। आने वाले टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, अप्रैल में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, इसके अलावा कौन कौन से टूर्नामेंट की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे, हमारी ऑडियंस देखेगी कि सैफाली के पैरों की जादूगरी हमें देखने को मिलेगी? अभी एशियन चैंपियनशिप होने वाला है जापान के ओसाका में, अभी अप्रैल में 14 से 15 से 18 अप्रैल में है। तो वो होने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही है। जापान की आपने बात करी, जापान के साथ आप पहले भी फ्रेंडशिप मैच खेल चुकी हैं, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, जापान के साथ मैंने फ्रेंडली सीरीज के लिए, बल्कि अगर मैं बताऊं तो वहीं से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके बाद हमारा उसके बाद फ्रेंडली सीरीज हुआ था जापान के साथ, जिसमें मैंने दोनों मैचेस अंदर रह के खेले थे। तो अच्छे रहे, काफ़ी काफ़ी अच्छा था। वहाँ से स्टार्ट मिला था मुझे कहीं ना कहीं टूर्नामेंट खेलने। ओके सैफाली, अगर फुटबॉल को अभी फ़िलहाल के लिए साइड रख दें तो सैफाली अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और क्या करती हैं, और कोई दूसरा गेम आप खेलती हैं क्या? हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट खेल लेती हूँ कभी कभी। और उत्तराखंड से पहली लड़की हूँ जिसने ब्लाइंड क्रिकेट में सेंचुरी की है। उत्तराखंड और हरियाणा का जो फ्रेंडली नहीं क्वालिफाइंग मैच था उसमें। और उसके अलावा म्यूजिक सुनती हूँ, बाकी जो मिलता है खेल लेती हूँ। जो सैफाली, हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताएंगे कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल की जो टीम है, हमेशा उसमें उत्तराखंड के खिलाड़ी ज़्यादा रहते हैं। कितने का वो टीम का स्क्वाड होता है, और हर बार जो उत्तराखंड के खिलाड़ी उसमें ज़्यादा होते हैं, तो इस बार इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हैं उत्तराखंड से? सबसे पहले तो स्क्वाड आता है 12 का। 12 का स्क्वाड देखा जाए तो 8 B1 प्लेयर्स, 2 गोलकीपर, कोच और गोल गाइड। और उत्तराखंड के प्लेयर ज़्यादा रहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास कोच बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इस बार जो एशियन चैंपियनशिप होने वाला है, इस बार 6 प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब 6 B1 प्लेयर और 1 गोलकीपर। कम स्क्वाड है, मतलब लिमिटेड स्क्वाड है। तो उसमें 3 उत्तराखंड के प्लेयर है। शीतल जो कि प्ले मेकर है, बहुत अच्छी प्लेयर है। अनुष्का दुबे जिसका अभी स्टार्ट हुआ है, जो डेब्यू करेगी इस वाले टूर्नामेंट में, उसका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। और मैं शेफाली रावत। शेफाली, जाहिर सी बात है, जब हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी उसमें होते हैं। तो अपनी टीम के, इंडियन टीम के जो आपके खिलाड़ी साथ में जो खेलते हैं, उनसे किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह का आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? अपनी टीम वालों? जी 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 जी। गेम के बारे में बातें कि किस तरीके से और अच्छा खेल सकते हैं हम, क्या क्या अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गेम्स की बातें करूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा अगर गेम्स को लेके किससे बात होती है तो वो शीतल है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, अच्छी प्ले मेकर है, और साथ ही मेरे साथ आगे खेलती है, सेंटर में खेलती है। और वो बहुत ज़्यादा समझदार है, कभी अगर मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो वो शांत भी करा देती है। हाँ। तो मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा गेम के बारे में बातें होती हैं कि यार रनिंग स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी हमें ये करना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी बैठते हैं साथ में, ऐसे नहीं सिर्फ गप्पे ही करते, हम गेम्स की बहुत सारी बातें करते हैं साथ। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहो अब तक के करियर में, फिर वो चाहे खेलते हुए कोई टूर्नामेंट हो जिसमें बड़ा, जिसे सोच के आज भी आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और हंसी आ जाती है और लगता है कि यार कितना फनी था ये था हमारा जोनल्स का। हाँ। वैसे मैं और शीतल बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ग्राउंड में एक हम लोगों का रहता है कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरा भी पक्का बोलेगा, ऐसा नहीं है कि वो चुप हो जाएगा। तो इस बार हुआ ये था कि काफी अच्छे चांस है, हमारा मैच था MP से। तो गाइड थे सर, तो शीतल को बॉल मिल रही थी तो वो आगे लेके जा रही थी, तो जैसे सर बॉल भी नहीं रहे तो पहले शूट करके आ जा रही थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर सर ने बोला हमारे साथ भी खेल लो। उसके बाद फिर एक गोल स्कोर मैंने किया, उसने मुझे बहुत अच्छा पास दिया था, उसके बाद मैंने वो गोल स्कोर किया। उसके बाद फिर उसे 2-3 बॉल मिली, उसने मिस कर दी। मैंने शीतल क्या कर रही है, बोले बॉल कितनी मिली है, मैंने कहा जितनी बॉल मिली उसने तूने कितना गोल किया। तो हम दोनों वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया था, क्योंकि हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा शिट मैंने क्या बोला, उसे लग रहा है
अरे यार अब तो क्या ही बोलूँगी। उसके बाद हम दोनों इससे जब भी रिकॉल करते हैं, जब भी याद आता है, बहुत हँसते हैं जी। कि हम दोनों ने एक दूसरे को उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। हाँ, हाँ। सैफ अली, एक आखिरी सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स में, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हो और देश के लिए खेलना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम एक ज़िद होनी चाहिए अंदर। एक अगर एक चीज़ होनी चाहिए, स्टैंड लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना। उस टाइम पे भले ही तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम्हारी गट फीलिंग क्या बोलती है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सिर्फ ऐसा था कि घर वालों का था कि पढ़ाई करो, और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं स्पोर्ट्स खेलूँगी। पर जब हम स्पोर्ट्स में रिजल्ट देते हैं, मतलब एक होता है अपने लिए स्टैंड लेना और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। एक होता है स्टैंड लेना और अच्छा परफॉर्म करना जब भी तुम्हें जहाँ पे भी मौका मिले। और जब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो अपने आप बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, जी। थैंक यू सो मच सैफ अली, अमर उजाला से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। ये थी इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की सैफ अली राव, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर देश के लिए खेलने का सपना अगर आप रखते हैं तो अपने आसपास सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें तैयार करना पड़ेगा। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही आने वाले दिनों में भी किसी स्पेशल खिलाड़ी से कराते रहेंगे, जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।